हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके बीच क्लास 10 का सेल और सेल डिवीज़न के बारे में समझाएंगे। तो इसके पहले देखिए कि जीवन का शुरुआत जो होता है वो सेल से होता है। सेल क्या है? एक इकाई है जिससे कि जीवन बनता है, यानी यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो सेल होता है। यानी बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारा शरीर का निर्माण करता है। अर्थात जितने भी सजीव हैं सभी कोशिकाओं के मिलने से ही बनते हैं। अर्थात मास ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो ये जीवन का रचना करते हैं, इसलिए इसको हम यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से एक मकान को बनाने में हमें बहुत सारे ईंट की आवश्यकता होती है तब एक बिल्डिंग खड़ा हो पाता है, ठीक उसी प्रकार एक जीव शरीर है, चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल अगर है, यूनिसेलुलर अगर एनिमल है, यूनिसेलुलर कहने का मतलब हुआ कि एक सेल वाला जीव। एक सेल वाला जीव जैसे अमीबा हुआ, तो ये अमीबा में क्या होता है, अमीबा का शरीर एक ही सेल का बना हुआ होता है। ठीक है। और इसलिए तब इसमें कोशिकाओं का समूह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सेल के अंदर वो सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं जो एक जीव शरीर के अंदर भी होते हैं। इसलिए अमीबा में क्या होता है कि एक सेल में ही इनके सारे जीवन का क्रियाकलाप होने के कारण ये एक पूर्ण जीव हो जाता है, एक पूर्ण जीव बन जाता है। और एक पूर्ण जीव होने के कारण इसमें और कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, एनिमल और प्लांट्स जो भी होते हैं उसके शरीर में मास ऑफ सेल होते हैं, मतलब कई कोशिकाएं आपस में मिलते हैं और मिल करके ये सबसे पहले सेल, मास ऑफ सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू जिसको कि हम कहते हैं उत्तक। ठीक है। तो कोशिका बहुत सारे जब मिलते हैं, कोशिका का समूह जब बनता है एक ही प्रकार के, तो बन जाते हैं उत्तक। और उत्तक का समूह जब आपस में जुड़ जाते हैं या बहुत सारे उत्तक आपस में जब जुड़ते हैं तो वो टिश्यू सिस्टम बनाता है। टिश्यू सिस्टम, प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम होते हैं। ठीक है। प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर टिश्यू सिस्टम्स होते हैं और एनिमल्स के अंदर ये ऑर्गन का रूप ले लेता है, ऑर्गन जिसको कि अंग कहते हैं। ठीक है। और अंग जब आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे अंग, और एक ही तरह के फंक्शन करने लगते हैं तो वो बन जाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है। क्या बन जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जिसको कि अंग तंत्र कहते हैं। अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब अंग तंत्र जो होते हैं, ये बहुत सारे अंग तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक जीव शरीर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। यानी वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म यानी जीव शरीर बन जाएगा, चाहे वो जीव शरीर प्लांट्स का हो, चाहे वो जीव शरीर एनिमल का हो। तो ये प्लांट्स या एनिमल बन जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम शुरुआत रूप में अगर हम जाएं तो सबसे पहला जो प्रारंभिक सेल है वो है हमारा सेल्स, मतलब प्रारंभिक यूनिट जो है वो हमारा सेल्स है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, या फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इस तरह से एक जीव शरीर का निर्माण होता है। अगर हम ऐसे देखें तो एक
जीव शरीर निर्माण के लिए सबसे प्रारंभिक यूनिट जो होता है, प्रारंभिक जो सेल होता है, वो कहलाता है जाइगोट। प्रारंभिक सेल जो होता है वो जाइगोट होता है। तो जाइगोट जो होते हैं वो हमारे शरीर का सबसे पहला इकाई है। कोई भी जीव जो मल्टीसेलुलर जीव निर्मित होते हैं उसका जो सबसे पहला सेल्स होता है उसको जाइगोट कहते हैं, जिसमें कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल का होता है, मदर सेल, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर सेल्स का होता है। ठीक है, और इसलिए ऐसे क्रोमोसोम को हम डिप्लॉयड क्रोमोसोम कहते हैं। 2n, क्योंकि ये n जो है मदर सेल से n आया हुआ है क्रोमोसोम, और फादर सेल से भी n क्रोमोसोम आया हुआ है। अब ये दोनों क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं तो बन जाते हैं जाइगोट। कहने का मतलब एक सेल मदर से आते हैं और फादर से स्पर्म सेल आते हैं, और ये दोनों मिल करके बनाते हैं जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? किसी भी जीव का, मल्टीसेलुलर जीव का ये प्रारंभिक सेल है। अब ये जाइगोट आगे चल करके पहले भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में क्या होता है, बहुत इसमें सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजित होने लगते हैं, और कोशिका विभाजित होकर के ये 3 भागों में बंट जाते हैं, इंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म। इस तरह से 3 तरह का लेयर यहाँ पे बन जाते हैं। जो इंडोडर्म होते हैं, जो अंदर का लेयर बनाते हैं, बहुत सारे कोशिकाएं विभाजित होकर के मास ऑफ सेल यहाँ भी बन जाते हैं। तो ये जो अंदर की कोशिकाओं का समूह होता है, इसको इंडोडर्म कहते हैं, इंडोडर्म। बीच वाला जो लेयर होता है ये कहलाता है मेसोडर्म, और सबसे बाहर का जो होता है उसको कहते हैं इक्टोडर्म। क्लियर? इंडोडर्म से हमारा शरीर का जो आंतरिक अंग है वो बनते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, और तमाम जो शरीर के भीतरी अंगों का निर्माण होता है वो इंडोडर्म की कोशिकाओं से। मेसोडर्म से हमारा ब्लड का निर्माण होता है या बोन का निर्माण होता है। तो मेसोडर्म ब्लड और बोन बनाते हैं, और जो इक्टोडर्म होते हैं वो हमारा स्किन बनाते हैं, त्वचा बनाते हैं। इस तरह से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। अब बात आता है कि हमने यहाँ पे सेल और सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेल और सेल डिवीजन में सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं सेल से। यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। ये जो सेल है ये फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किसी भी लाइफ का। स्ट्रक्चरल, ठीक है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए इसको कहते हैं क्रियात्मक और रचनात्मक अवयव, क्योंकि जो सेल होता है इसी से हमारा संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। क्योंकि एक जीव शरीर जो बना हुआ होता है वो कोशिकाओं के समूह से ही बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट या रचनात्मक इकाई कहते हैं। रचनात्मक इकाई कहते हैं। और दूसरा है फंक्शनल यूनिट, जिसको कि हम क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेल के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो सारा फंक्शन एक जीव शरीर के अंदर भी होते हैं, तो इसलिए ये फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। क्लियर? अब आता है सेल में जो डिवीजन होता है वो क्यों होता है,
क्योंकि देखिए सेल में डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि अगर एक जीव का उत्पत्ति होता है तो सबसे प्रारंभिक जो जायगोट होता है उस जायगोट के अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और ये माइटोटिक सेल डिवीजन होने से माइटोटिक, बाद में इसके बारे में क्लियर करेंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। और ये माइटोटिक सेल डिवीजन से मास ऑफ सेल बनाते हैं। तो मास ऑफ सेल अगर बनाते हैं तो इसके लिए सेल डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए सेल डिवीजन जो होता है उसका दो मुख्य फंक्शन है। एक तो अगर हमारे शरीर का कहीं टूट फूट हुआ तो उसको मरम्मत करने के लिए भी सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी शरीर के टूट फूट या घाव भरने में, टूट फूट के मरम्मत में। और दूसरा इसका है शरीर वृद्धि। शरीर में अगर वृद्धि होना है तो शरीर वृद्धि के लिए भी कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ बॉडी, शरीर को अगर बढ़ाना होता है तो सेल डिवीजन आवश्यक होता है। शरीर का टूट फूट अगर कहीं हुआ है तो उसका मरम्मत करने के लिए, नए कोशिकाएं बनने के लिए, ठीक है। बहुत सारे हमारे शरीर के सेल्स होते हैं जो हमेशा टूट फूट होते रहते हैं, उसमें उसका मृत्यु होते रहते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब सेल्स होते हैं, ये सब मरते रहते हैं, फिर नए सेल बन जाते हैं। तो सेल बनने के लिए भी सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। अंगों के निर्माण करने के लिए भी सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। शरीर वृद्धि के लिए भी सेल डिवीजन। और एक सेल डिवीजन होता है गैमीट के निर्माण में। गैमीट भी अगर बनता है तो उसमें भी सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। गैमीट के निर्माण के समय भी हमारा सेल डिवीजन आवश्यक होता है, ठीक है। फिर कभी देखा जाता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी जो सिंपलर जीव जंतु होता है उसमें सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के लिए भी आवश्यक हो जाता है। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि जो नए नए जीव जंतु का निर्माण होते हैं वो रिप्रोडक्शन क्रिया के द्वारा होता है। इसको प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन क्रिया के लिए भी कहीं न कहीं सेल डिवीजन आवश्यक होता है, ठीक है। गैमीट निर्माण के लिए भी और प्रजनन क्रिया के लिए भी सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। तो ये सारा है कि सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है। अब आते हैं कि सेल डिवीजन जो होता है उसमें सेल का क्या होता है। सबसे पहले देखिए सेल का सेल साइकिल होता है। सेल साइकिल क्या है यहाँ पे देखिए। सेल साइकिल का टाइमिंग क्या है। सेल साइकिल का जो टाइमिंग होता है वो लगभग अगर हम ऐड करें तो 8 घंटा, 4 घंटा, 8 4 12, 1 घंटा 13 घंटा, और फिर यहाँ से अगर 12 को जोड़ देते हैं तो 12 और 13 लगभग 25 घंटा का टाइम, 25 आवर्स का जो टाइम होता है एक सेल डिवीजन को, मतलब एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल बनाने के लिए, ठीक है, लगभग 25 घंटा का टाइम लगता है। इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अर्थात एक जो पुत्री कोशिका होती है, डॉटर सेल होते हैं, एक जो डॉटर सेल होते हैं, डॉटर सेल जो अभी अभी तुरंत जन्म लिया है उसको डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। ये डॉटर सेल जब डिवाइड करेगा और डिवाइड करके सबसे पहले ये डॉटर सेल बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फिर ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो डॉटर सेल का निर्माण अगर करेगा या, ठीक है, 2 से ज़्यादा डॉटर सेल का निर्माण करेगा तो इसको निर्माण करने में जितना इसको टाइम लगा है वो टोटल 25 आवर्स लगेगा। और इसके लिए उसको अलग अलग फेजेज से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। वो अलग अलग फेजेज क्या क्या है सो देखिए। यहाँ पे मुख्य रूप से सेल डिवीजन को या हम सेल साइकिल को 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब ये सेल साइकिल को 2 भागों में जो बांट सकते हैं सेल साइकिल को, वो 2 भाग क्या क्या है पहले देख लीजिए।
सेल साइकिल मतलब होता है कि एक डॉटर सेल से पुनः फिर बड़ा होकर के एक दूसरा डॉटर सेल का निर्माण करने की जो अवधि है उसी को सेल साइकिल कहते हैं। अब ये जो सेल साइकिल है इसको मुख्य रूप से जिसको कोशिका चक्र कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कोशिका चक्र। ये कोशिका चक्र जो है इसको मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? एक होता है इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरा होता है माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। इस माइटोटिक फेज को हम डिवीजन फेज भी कह सकते हैं, डिवीजन फेज, जिसमें कि 1 घंटा टाइम लगता है, इसमें डिवाइड हो जाता है। और इंटरफेज में क्या होता है, बाकी जो टाइम लगता है, अगर 25 घंटा मान लें तो 24 घंटा का जो टाइम लगा वो रेस्ट करता है सेल। रेस्ट करने का मतलब पूरी तरह से रेस्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ये सारा काम इसमें होता है, जिसको इंटरफेज कहते हैं। और माइटोटिक फेज मतलब होता है कि उसमें सेल डिवाइड करके 1 से 2 पुत्री कोशिका को जन्म देता है। तो ये जो माइटोटिक फेज है या डिवीजन फेज है, इसमें बहुत कम टाइम लगा, लगभग 1 आवर्स इसमें टाइम लगा, और इंटरफेज में लगभग 24 घंटा का टाइम लगा, अगर हम इस हिसाब से देखें तब। लेकिन सभी एनिमल्स में एक ही टाइम लगता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमेशा क्या होता है, सेल साइकिल का जो टाइम है वो अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग तरीके से होते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये जो 3 फेज आप देख रहे हैं इसी का नाम है इंटरफेज। इसको क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं, ठीक है। ये इंटरफेज है, इसका मतलब इंटरफेज में आपका G1 फेज, S फेज और G2 फेज आ जाते हैं, और ये जो M फेज है यही है माइटोटिक फेज। तो यहाँ पे देखिए 6 से 12 घंटा G1 फेज में लगा, ठीक है। उसके बाद S फेज में 6 से 8 घंटा का टाइम लगा, और G2 फेज में लगभग 3 से 4 घंटा का टाइम लगा, और माइटोटिक फेज में मात्र 1 घंटा टाइम लगा, ठीक है। कभी कभी एक और फेज हो जाता है जो इससे माइटोटिक फेज के बाद अगर कोई सेल डिवाइड नहीं करता है, अर्थात G1 फेज में नहीं प्रवेश करता है, किसी स्टिमुलस के द्वारा, किसी तरह का उद्दीपन के द्वारा या उत्तेजक पदार्थों के कारण अगर वो माइटोटिक फेज से मतलब डॉटर सेल बना और वो डॉटर सेल अगर G1 फेज में नहीं पहुंचेगा तो ये रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसको कि G0 फेज भी कहते हैं। यानी G0 फेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। G1 फेज ग्रोथ फेज है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म का क्रिया होता है, और S फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, यानी ये डीएनए जो है रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट करने का मतलब अगर डीएनए जितना भी है उसका डबल डीएनए यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और S फेज में क्या होता है, इसमें आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है, आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है, और आरएनए का भी इसमें निर्माण होता है, ठीक है। ये निर्मित इसलिए होता है क्योंकि S फेज में उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, G1 फेज में पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होते हैं सेल आगे का डिवीजन करने के लिए। उसके बाद S फेज आता है जिसमें कि सिंथेटिक फेज, इसको S फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं। अर्थात जो इंटरफेज होते हैं, इस इंटरफेज को हम 3 भागों में बांट देते हैं। इंटरफेज को 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है G1 फेज, इसको गैप 1 फेज भी कहते हैं, गैप 1 फेज, ठीक है। और दूसरा होता है S फेज, और तीसरा होता है G2 फेज। लेकिन अगर कोई स्टिमुलेशन आ गया तो इसके बाद G2 फेज के बाद अगर सेल डिवीजन नहीं करता है, ठीक है,
तो वो G0 फेज में चला जाता है। करने का मतलब अगर पुत्री कोशिका बन गया और उसके बाद कोई स्टिमुलेशन आ गया तो वो G0 फेज में चले आते हैं। तो एक G0 फेज भी होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर परीक्षा में जो पूछे जाएंगे उसमें G0 का चर्चा नहीं करना है, G1 S फेज और G2 फेज के बारे में ही वर्णन करना है जब भी परीक्षा में आए। तो G1 फेज में क्या हुआ, इसमें RNA का संश्लेषण हुआ, इसके साथ साथ प्रोटीन भी, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हुआ और सेल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गया आगे ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एस फेज आया। एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, मतलब डीएनए डबल हो गया। और G2 फेज में फिर अगेन G1 फेज के जैसा ही काम होता है, यानी यहाँ भी RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है और एनर्जी भी यहाँ पे तैयार होता है ताकि आगे का जो प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस यानी एम फेज में, माइटोटिक फेज में वो ढुक सके, उसके लिए इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखे हैं कि किस तरह से सेल साइकिल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिए सेल साइकिल में एक जो फिगर आ गया आपके सामने, ये इसमें G1 फेज में सेल ग्रोथ किया, एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, यानी डीएनए जितना भी है वो डबल हो गया, यानी एक डीएनए था, अगर यहाँ पे एक डीएनए था तो इसके जगह पर 2 डीएनए बन गया। ठीक है, और G2 फेज में ये पूरी तरह से क्या हुआ, तो माइटोसिस डिवीजन करने के लिए अपने अंदर एटीपी का भी संश्लेषण किया, प्रोटीन भी बनाया, प्रोटीन भी बना के तैयार किया ये। ठीक है, और आरएनए का भी संश्लेषण कर लिया। तो इस तरह से ये G2 फेज में हो जाता है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं M फेज में। M फेज में विभिन्न प्रकार के क्रियाएं होती है। उसके पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो सेल डिवीज़न है, मुख्य रूप से जो सेल डिवीज़न होते हैं, इसकी जो प्रक्रिया होती है इसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है ए माइटोसिस, सेल डिवीजन। दूसरा होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन। और तीसरा होता है मियोसिस। ठीक है, तीसरा होता है मियोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस जो होते हैं इसको कहते हैं, ए माइटोसिस जो होते हैं इसको कहते हैं असमसूत्री असमसूत्री कोशिका विभाजन। जो माइटोसिस होते हैं उसको कहते हैं समसूत्री, हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन। और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री, हिंदी में अगर हम देखें तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, अब ये 3 तरह के जो सेल डिवीजन होते हैं उसमें हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए असमसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, ए माइटोसिस सेल डिवीजन। अब देखिए ये जो ए माइटोसिस सेल डिवीजन है इसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन एक इसका दूसरा नाम। क्या इसका तीसरा नाम भी है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन भी इसका नाम है, याद रखेंगे।
माइटोसिस का एक नाम डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन, और बाइनरी फिशन जिसको कि कहते हैं द्विविखंडन। क्या कहते हैं इसको? द्विविखंडन। द्विविखंडन, ठीक है। ये 3 नाम इसका है। अब इसमें कहाँ होते हैं ए माइटोसिस सेल डिवीजन? तो देखिए, ए माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है, इसका जो साइट है, साइट मतलब होता है जहाँ पर ये इसका संपन्न होता है ये प्रक्रिया। ऑक्योरेंस, ऑक्योरेंस जिसको बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलें तो प्राप्ति स्थल, प्राप्ति स्थल। तो ये कहाँ पे होते हैं? ए माइटोसिस सेल डिवीजन अगर हम प्लांट सेल के अंदर देखें, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, प्लांट सेल के अंदर हम देखें, यानी प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो ये ईस्ट में होते हैं। याद रखेंगे अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए, ईस्ट में होते हैं। चारा, तो ये जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ये ए माइटोसिस सेल डिवीजन देखा गया। लेकिन एनिमल अगर हम देखें तो एनिमल में चूंकि बाइनरी फिशन का नाम हम लोग सुने हैं अमीबा के अंदर, तो अमीबा में जो होते हैं वो ए माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे होते हैं, ह्यूमन बॉडी में अगर पूछा जाए कि ये ए माइटोसिस सेल डिवीजन कहाँ पे होते हैं, तो याद रखेंगे लीवर सेल में, ठीक है। अब ये ए माइटोसिस सेल डिवीजन का जो सबसे पहला डिस्कवर करता था वो था 1855 ईस्वी में, जो सबसे पहली बार ए माइटोसिस सेल डिवीजन को देखा वो चीक के इम्ब्रियो में देखा, चीक इम्ब्रियो, ठीक है। 1855 ईस्वी में चीक इम्ब्रियो में। अब ये चीक इम्ब्रियो के कहां पे देखा गया? तो आरबीसी सेल में देखा गया। इनका नाम था रीमेक। तो याद रखेंगे रीमेक, याद रखेंगे इनका नाम। 1855 ईस्वी में चीक इम्ब्रियो के आरबीसी में सबसे पहले बार ए माइटोसिस सेल डिवीजन देखा गया है, और वो खोजकर्ता थे रीमेक नामक वैज्ञानिक। तो रीमेक नामक वैज्ञानिक 1855 ईस्वी में चीक इम्ब्रियो में के आरबीसी में ए माइटोसिस सेल डिवीजन को देखा गया। अब ये हम देखते हैं कि ये जो सेल डिवीजन है इसको डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रोसेस से होकर केंद्रक विभाजित नहीं होते हैं। जैसे बाकी जो सेल डिवीजन होते हैं उसमें केंद्रक विभाजित करने के पहले उसमें बहुत सारे फेजेज से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे फेज से होकर गुजरना पड़ता है, और उसका केंद्रक पहले 2 भागों में बंट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, नए नए सेल बनाते हैं या डॉटर सेल उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि ये जो केंद्रक होते हैं, सेल का केंद्रक, अब देखिए एक फिगर आपके सामने आ रहा है, ये फिगर देखिए, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है, ठीक। इसका केंद्रक क्या होता है, डायरेक्ट 2 भागों में बंट जाता है। इसके लिए क्या होता है कि इसका जो केंद्रक होता है, सेल का जो केंद्रक है, ये 2 भागों में बंटना चालू होता है। 2 भागों में बंटना चालू होने से इसके जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं वो भी 2 भागों में बंट जाते हैं। इस तरह से मध्य भाग में इसका कर्व होते हैं और एक डम्बबेल के आकृति का ये बन जाता है। डम्बेल आकृति मतलब दोनों छोर में मोटे मोटे होते हैं और बीच में गैप होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बीच में क्लीवेज उत्पन्न होते हैं और ये एक डम्बबेल आकृति के बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या देखा जाता है कि इसके साइटोप्लाज्म जो होते हैं, देखिए गौर से, इसका जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसमें भी संकुचन स्टार्ट हो जाता है,
तो दोनों छोर में जिस स्थान पर न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर संकुचन हुआ था, उसी के स्थान में इसका साइटोप्लाज्म का भी संकुचन होना शुरू हो जाता है और अंत में क्या होता है, इसका केंद्रक दो भागों में बंट जाता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ये मटेरियल जरूरी नहीं है कि एकदम इक्वल दो भागों में बंट जाएगा, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। मतलब कहीं इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है किधर ज़्यादा भी हो सकता है, किधर कम भी हो सकता है, तो इस तरह से अनइवन भी हो सकता है। तो ये केंद्रक दो भागों में बटा, केंद्रक दो भागों में बंटने के बाद फिर इसका जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये क्लीवेज काफ़ी बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ करके इसका क्लीवेज दोनों एक दूसरे से सट जाते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे से सट जाते हैं। सटने के बाद ये क्या होता है, एक सेल से दो सेल का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात टू डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाते हैं। टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल का निर्माण कर लेते हैं और इस तरह से ए माइटोसिस की क्रिया संपन्न हो जाता है। तो ए माइटोसिस की क्रिया ज़्यादातर यूनिसेलुलर एनिमल्स में संपन्न होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूजुअली ए माइटोसिस यूजुअली ऑक्योर इन, बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा दिया यूकैरियोटिक सेल, स्किन सेल, कुछ भी ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल में ही ये घटित होते हैं, ठीक है। परंतु कभी कभी देखा गया है कि अन्य जगहों में भी ये सेल डिवीजन होते हैं, जैसे ईस्ट में हुआ, कारा में हुआ, बताएं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो बैक्टीरिया ही होता है। तो अगर हम कहें बैक्टीरिया में ये बहुत ज़्यादा होते हैं ए माइटोसिस, तो निश्चित रूप से बैक्टीरिया में ए माइटोसिस ही होते हैं और ए माइटोसिस के द्वारा वो एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। और बैक्टीरिया में अगर एक सेल से दो सेल बन जाते हैं तो वो एक नया बैक्टीरिया, मतलब दो नए बैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होने से ही दो न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। वो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ए माइटोसिस सेल डिवीजन होने से दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, यानी यहाँ पर सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सेल डिवीजन जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन का भी कारण बनता है, अर्थात रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे हो सकता है। बाकी हम लोगों के शरीर के अंदर अगर सेल डिवीजन होता है तो उसमें हमारा शरीर का वृद्धि होता है, हमारा शरीर के अंगों का निर्माण होता है, हमारा शरीर के अंगों में वृद्धि होता है और शरीर वृद्धि हो जाता है। क्लियर? तो ए माइटोसिस आप यहाँ पे देख लिए हैं। अब एक बात देखिए, ये एक डायग्राम दिया है इंटरफेज। इंटरफेज के समय किस तरह से सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम वो भी मौजूद है। और ये जो क्रोमोजोम होता है वो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में मौजूद होता है। क्रोमेटिन थ्रेड मतलब क्रोमेटिन धागा के रूप में मौजूद होता है, जिसमें कि बाद में डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन होने से फिर सेल डिवीजन करना प्रारंभ करता है। तो सेल डिवीजन में अब हम माइटोसिस के बारे में देखेंगे कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन में जो अलग अलग चरण होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन में जो अलग अलग चरण होते हैं वो देखिए क्या क्या होता है। अब जो सेकेंड नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं वो है माइटोसिस। माइटोसिस
सेल डिवीजन, जिसको क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री नाम किस लिए दिया है इसका? क्योंकि इसमें जो मदर सेल्स होते हैं, मतलब जो सेल पूरी तरह से मैच्योर्ड हो गया, डिवाइड करने के लिए तैयार हो गया है, तो उसको हम मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सेल, मातृ कोशिका कहते हैं। क्लियर? ये डिवाइड करने के लिए तैयार हो रहा है। अब ये डिवाइड जो करेगा, वो डिवाइड करने के बाद इसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, उतना ही क्रोमोसोम इसके दोनों डॉटर सेल में मौजूद हो जाते हैं। डॉटर सेल, अगर यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, तो यहां भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही होगा और यहां भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिप्लॉयड सेल अगर है तो इसका जो पुत्री कोशिका है वो भी डिप्लॉयड सेल का ही होगा। तो चूंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम आ रहा है, इसलिए इसका नाम दिया है समसूत्री। सूत्री मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम से संबंधित है, इसलिए इसको हम समसूत्री कहते हैं, या इसी को माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। अर्थात कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक मातृ कोशिका से दो समान पुत्री कोशिका का जन्म होता है और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान होता है, तो उसे ही हम कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। क्लियर? कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान पुत्री कोशिका को जन्म देते हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है, तो ऐसे कोशिका विभाजन को ही हम क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन। अब ये देखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन होता कहाँ पर है? साइट ऑफ माइटोसिस। अभी इसके पहले हम पढ़ाए थे साइट ऑफ ए माइटोसिस। उसी तरह से देखिए साइट ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस की क्रिया कहाँ पे होते हैं। ये प्रायः जो होते हैं वो शारीरिक कोशिकाओं में होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बॉडी सेल, शारीरिक कोशिका। इसका मतलब हमारा शरीर में जो वृद्धि होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन से ही होता है। इसको कहते हैं बॉडी सेल। बॉडी सेल मतलब हमारे शरीर में तमाम जो अंग होते हैं वो सारे अंग माइटोसिस के द्वारा ही विभाजित हो जाते हैं। किसको छोड़कर? जर्मिनल सेल को छोड़कर, यानी जननांगों को छोड़कर, जननांगों को छोड़कर, जननांगों, इसको कहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल को छोड़कर शरीर के सभी भागों में माइटोसिस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए शारीरिक कोशिकाओं में ये संपन्न होते हैं। और समसूत्री कोशिका विभाजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। ये भी याद रखेंगे आप, इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समीकरणीय विभाजन। तो देखिए इसका एक और नामकरण हो गया समसूत्री कोशिका विभाजन का, समीकरणीय कोशिका विभाजन। ठीक है, समीकरणीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में चले आते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 2n क्रोमोसोम है तो इसके डॉटर सेल में भी 2n क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं समीकरणीय कोशिका विभाजन। तो देखिए इसी का परिभाषा में छुपा हुआ है कि इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन को, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन के उपरांत जो पुत्री कोशिका का निर्माण होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है, अतः इसे समीकरणीय
कोशिका विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, ये हम इसको व्याख्या कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन को समीकरणीय सेल डिवीजन क्यों कहते हैं, तब हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इस कोशिका विभाजन के उपरांत जो पुत्री कोशिका तैयार होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के ही समान होते हैं, इसलिए इसको समीकरणीय विभाजन भी कहते हैं या इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे समीकरण होता है, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने के कारण ही इसको समीकरणीय सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सेल का जो माइटोसिस सेल डिवीजन का जो साइट है वो क्या है, शरीर की कोशिकाएं, मतलब शरीर का जो सेल्स होते हैं उसमें ये विभाजन की क्रिया होती है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो इससे क्या क्या होता है। इससे हमारे शरीर का जो अंगों का निर्माण होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण ही होता है, यानी इसमें शरीर के अंगों का निर्माण होता है। दूसरा क्या है, इसमें शरीर वृद्धि होता है। अंगों के टूट फूट के मरम्मत में ये क्या करता है, काम करता है, यानी अगर हमारा शरीर का कोई अंग डैमेज हो जाता है तो उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए भी माइटोसिस सेल डिवीजन की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, भ्रूण अगर डेवलप्ड होकर के कोई एनिमल्स का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर, या कोई ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं तो उसमें भी माइटोसिस सेल डिवीजन ही होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, इस माइटोसिस सेल डिवीजन के कौन कौन से फेजेज होते हैं और उसमें क्या क्या घटनाएं होती है। ठीक है, तो फेजेज ऑफ माइटोसिस, फेजेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के जो फेजेज होते हैं ये 4 होते हैं। मुख्य रूप से माइटोसिस के जो फेजेज होते हैं जिसको कि हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं वो 4 होते हैं। एक होते हैं प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, और तीसरा होता है अनाफेज, और चौथा होता है टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ये 4 भागों में बांटा गया है माइटोसिस सेल डिवीजन के कैरियोकाइनेसिस को। या देखिए ये जो 4 भाग में हम लोग बांटे हैं, ये दरअसल क्या होता है, इसमें केंद्रक का ही विभाजन केवल होता है। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, केंद्रक विभाजित होकर के 2 भागों में बंटते हैं और उसको बंटने के लिए इसको 4 फेजेज से होकर गुजरना पड़ता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन चारों प्रक्रियाओं से होकर गुजरकर तब केंद्रक 2 भागों में बंट जाते हैं और इसलिए तब इसको कैरियोकाइनेसिस नाम दिया है, केंद्रक विभाजन नाम दिया। और जब केंद्रक 2 भागों में बंट जाते हैं तो उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म भी 2 भागों में बंटने लगते हैं और साइटोप्लाज्म जब 2 भागों में बंट जाते हैं तब जाकर के एक सेल से 2 सेल पूरा कंप्लीट डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहले आइए प्रोफेज। प्रोफेज का एक डायग्राम आपके बीच आ गया है। अब देखिए इस डायग्राम को, ये प्रोफेज का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। ये परीक्षा के में पूछा जाता है कि प्रोफेज के अंदर किस किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे घटित हो रहा है। तो चित्र में आप देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बनने लगते हैं।
यानी यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में अगर हम देखें तो सेल के ऊपर एक होता है सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन में मदद करने वाला कोशिकांग होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम जो बना होता है दो सेंट्रियोल का बना होता है। इसमें लंबे लंबे छड़नुमा दो रचना होती है जिसको कि सेंट्रियोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। तो इसका जो ऊपर का सेंट्रीस्फेयर है यानी जो दीवार है ये विघटित हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद इससे दोनों सेंट्रियोल रिलीज हो जाता है और ये दोनों सेंट्रियोल जब रिलीज हो जाता है तो इससे एस्ट्रल रश्मियाँ बनाते हैं। इसको एस्ट्रल रश्मियाँ कहते हैं। बाद में यही एस्ट्रल रेज जो होते हैं, एस्ट्रल रेज जो होते हैं ये यही बाद में आगे चल करके ये स्पिंडल फाइबर बना देते हैं, स्पिंडल फाइबर बना देता है। ठीक है, यही आगे चल करके क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है। तो ध्यान दीजिए यहां अगर एनिमल सेल है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, अगर एनिमल सेल है तो ये घटना होगा। यानी उसमें सेंट्रोसोम होता है, उसी में सेंट्रियोल बनते हैं और उसी में एस्ट्रल रेज निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, उसके जगह पर वहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब एनिमल सेल डिवाइड होता है तो जो पहला फेज होता है जिसको कि हम प्रोफेज कहते हैं, उसमें सेंट्रोमियर दो भागों में टूट जाता है। यानी सेंट्रियोल जो है एस्ट्रल रश्मियाँ का निर्माण कर देते हैं, एस्ट्रल रेज का निर्माण कर देते हैं। बाद में यही आगे चल करके स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इसके साथ साथ इसका देखिए अंदर में जो केंद्रक है, इसका जो झिल्ली है ये देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है यानी टूट रहा है। तो इस फेज में केंद्रक झिल्ली क्या होता है? लास्ट इसका जो लास्ट अवस्था होता है यानी प्रोफेज का जो अंतिम अवस्था होता है, तो उस समय इसका केंद्रक झिल्ली ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड था यहाँ पर, ये सारे क्रोमोजोम के रूप में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। सबसे पहला आप क्या देखे हैं? पहला, एनिमल सेल अगर है, एनिमल सेल का सेंट्रोसोम विघटित होकर एस्ट्रल रेज बनाते हैं, एस्ट्रल रेज का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या हुआ? इसमें डिहाइड्रेशन की क्रिया होती है। डिहाइड्रेशन देखिए यहाँ पे, इसके अंदर जो जल होते हैं ये इसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं। यानी केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो वाटर है वो बाहर निकलने लगते हैं। इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। यानी यहाँ पर क्या होता है? केंद्रक के अंदर डिहाइड्रेशन की क्रिया होने लगती है। केंद्रक के अंदर डिहाइड्रेशन की क्रिया होने लगती है, यानी जल जो है निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। क्रोमोजोम, पहले क्रोमेटिन थ्रेड जो था वो क्रोमोजोम के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या होगा कि जो क्रोमेटिन थ्रेड था, पहले धागा के रूप में क्रोमेटिन थ्रेड था, क्रोमेटिन थ्रेड यानी क्रोमोजोम जो था क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में था। क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोजोम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजोम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रोमोजोम जो है वो बिल्कुल अपना रूप धारण कर लिया है और छोटा और मोटा होने लग गया। पहले लंबे लंबे थे, अब ये छोटा और मोटा होने लग गया। और प्रत्येक क्रोमोजोम देखिए ये जो दोनों
क्रोमेटिड आपस में जहाँ से जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर भी कहते हैं, सेंट्रोमियर भी कहते हैं। तो ये देखिए बखूबी सेंट्रोमियर से ये सारे क्रोमोजोम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो होती है वो प्रोफेज के अंदर होता है। ठीक है, अब प्रोफेज से आगे निकलकर अगर हम दूसरा फेज में जाते हैं तो आता कौन है? मेटाफेज। देखिए अब आपके सामने एक चित्र आ गया है, वो मेटाफेज का चित्र है। ठीक है, ये है मेटाफेज। अब मेटाफेज में देखिए कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, दोनों जो एस्ट्रल रश्मियाँ जो सेंट्रियोल से निकल रहे थे, ये सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल से जो एस्ट्रल रेज निकल रहे हैं ये सारे क्या हुए तो स्पिंडल फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो गए, स्पिंडल फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर का जो अंतिम छोर है वो देखिए कहाँ से जुड़ रहा है, ये सारा सेंट्रोमियर से जुड़ जा रहा है। देखिए सारा स्पिंडल फाइबर आ करके कहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये सारा आ करके सेंट्रोमियर से आ करके देखिए इस तरह से ऐसे जुड़ रहा है। गौर से देखिए ये सेंट्रोमियर से। तो ये घटनाएं जो होती है ये सब मेटाफेज में ही होने वाला है। ये सारा जो है सेंट्रोमियर से ये सारे स्पिंडल फाइबर का छोर जुड़ रहा है और इस स्पिंडल फाइबर का नाम दिया क्रोमोजोमल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं उसको क्रोमोजोमल फाइबर कहते हैं, क्रोमोजोमल फाइबर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये कई तरह के होते हैं, उसमें एक क्रोमोजोमल फाइबर है जो कि क्या होता है कि सारे स्पिंडल फाइबर का अंतिम छोर क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ये सारे क्रोमोजोम हैं। ठीक है, इसको क्रोमोजोमल फाइबर कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको कंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर। अब ये जो कंटिन्यूअस फाइबर है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। कंटिन्यूअस फाइबर क्या है? देखिए इसमें से बहुत सारे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोजोम से नहीं जुड़ करके ये सारा क्या होता है, एक स्पिंडल फाइबर का एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल में जाके जुड़ जाते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे भी हैं। तो जो दोनों सेंट्रियोल को जोड़ने वाला यानी दोनों ध्रुव को, ये इसको हम पोल भी बोल देते हैं, तो दोनों पोल को जोड़ने वाला जो स्पिंडल फाइबर है इसको कंटिन्यूअस फाइबर कहते हैं। क्लियर हो गया? और तीसरे प्रकार का जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर, इसको स्टेम बॉडी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मध्य में जाकर के टूटा फूटा जो स्पिंडल फाइबर होता है बीच में जाकर के जमा हो जाते हैं। तो बीच में ये जो जमा हो जाते हैं इसी का नाम है इंटरजोनल फाइबर या स्टेम बॉडी भी कहते हैं इसको। तो स्टेम बॉडी या स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोजोम को, एनाफेज वाली अवस्था जब आती है तो वो क्रोमोजोम को एक दूसरे के विपरीत दिशा में धकेलने का काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे मेटाफेज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मेटाफेज में घटनाएं क्या क्या हुई, देखिए सबसे पहला होता है कि सारे स्पिंडल फाइबर का अंतिम छोर क्रोमोजोम के क्रोमेटिड से जुड़ जाते हैं और सारे क्रोमोजोम जो है वो भूमध्य रेखीय पट्टी पर आकर सज जाते हैं। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो सारा क्रोमोजोम जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके सज जाते हैं। जिस तरह से पृथ्वी का एक होता है विषुवत रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं ना, इक्वेटर। तो ये कहाँ पे होता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होते हैं इक्वेटर। ठीक है, उसी को इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो ये सारे क्रोमोजोम जो होता है वो इक्वेटर पर आकर के इस तरह से ऐसे सज जाते हैं और इसी अवस्था में क्रोमोजोम को हम काउंट भी कर सकते हैं। यानी क्रोमोजोम को काउंट करने के लिए मेटाफेज वाली अवस्था सबसे सटीक है और इस अवस्था में हम क्रोमोजोम को काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो होती है
वो सब मेटाफेज में घटित होती है। ठीक है, और इसके बाद मेटाफेज के बाद जो अवस्था आती है वो अवस्था है इसका एनाफेज। एनाफेज वाली अवस्था में क्या होता है वो गौर से देखिए। एनाफेज ये तीसरी अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है एनाफेज। एनाफेज में देखिए क्या होता है, इसमें सारे क्रोमोजोम का क्रोमेटिड जो है वो अलग हो गया। तो देखिए सारे क्रोमोजोम जो होता है एक स्थान पे जुड़ा होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और ये जो सेंट्रोमियर है ये दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर होता है एक इधर की ओर खींचने लगते हैं और दूसरा स्पिंडल फाइबर इधर की ओर खींचने लगते हैं। ठीक है, तो चूंकि दोनों स्पिंडल फाइबर विपरीत दिशा में खींचता है जिससे कि ये स्पिंडल फाइबर के खिंचाव के कारण ये दोनों क्रोमेटिड जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से ये अलग हो जाता है, इधर खींच रहा एक इधर खींच रहा है, दोनों क्या हो गया एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगने के कारण ये दोनों अलग हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होने लग जाता है। तो एनाफेज का सबसे पहला जो विशेषता है कि इसमें स्पिंडल फाइबर छोटा होने लगते हैं और यहाँ का जो सेंट्रोमियर है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ब्रेक डाउन होते हैं, आधे आधे सेंट्रोमियर जो है विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लग जाते हैं, क्योंकि इससे स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस फाइबर है, ये देखिए इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यूअस फाइबर, कंटिन्यूअस फाइबर भी होते हैं और ये क्रोमोजोमल फाइबर है। और बीच में यहाँ पर क्या होता है, ये इंटरजोनल फाइबर है जो इसको विपरीत दिशा के तरफ जाने के लिए ये प्रेरित करते हैं। और ये सारे जो क्रोमेटिड होते हैं वो विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर छोटा होने लगते हैं। तो एनाफेज वाली अवस्था में यही सारे काम होते हैं। देखिए क्रोमोजोम ब्रेक एट सेंट्रोमियर, टूट जाते हैं, एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। अब सेल का अपोजिट एंड्स में यानी दोनों विपरीत ध्रुव की तरफ ये क्रोमेटिड्स जो है वो मूव करने लग जाते हैं। यह है एनाफेज। इस अवस्था में एक काम और भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है कि कौन सी अवस्था में, माइटोसिस के कौन सी अवस्था में क्रोमोजोम का आकृति एल के समान, आई के समान या फिर कभी कभी भी के समान हो जाते हैं। तो हम लोग देखिए अगर क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर इस तरह से यहाँ अगर लगा हुआ है तो इसको अगर यहाँ से खींच लेगा तो ये इसका आकृति इस तरह से हो जाएगा, यानी एल के जैसा हो जाएगा। अगर मान लिया जाए क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर एकदम बीच में है ना, अलग अलग जगह पर सेंट्रोमियर हो सकते हैं, तो सेंट्रोमियर अगर बीच में है और इसको अगर खींच लिया जाए तो इसका आकृति देखिए कैसे हो सकता है, ये भी के आकार का हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी अगर मान लिया जाए कि ये सीधा खिंचाया है तो ये आई के आकार के भी हो जाते हैं। तो देखिए एल के आकार, आई के आकार और भी के आकार, ये सारा आकृति जो होते हैं वो एनाफेज में ही होते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया कि एनाफेज में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट फेज जिसको कहते हैं टेलोफेज। ये जो टेलोफेज है, इस टेलोफेज में अब होता क्या है, तो देखिए टेलोफेज में जो घटनाएं होती है टेलोफेज में, ये ठीक क्या होता है, विपरीत होता है किसका, तो प्रोफेज का विपरीत होता है, अपोजिट ऑफ प्रोफेज, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। यानी जो जो प्रोफेज में घटित हुआ था, ठीक है, उसका उल्टा घटना यहाँ पे टेलोफेज में होने लग जाते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा माइटोटिक का दो फेज है जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो टेलोफेज है और इसका साथ साथ प्रोफेज है जिसमें कि विपरीत घटनाएं इसमें घटित होती है। अब इसमें देखिए हुआ क्या, इसमें सबसे पहले कि सारे क्रोमेटिड जो है वो दोनों ध्रुवों के तरफ आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो सबसे पहला घटना यही है कि सारे क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, तो ध्रुव की ओर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। क्रोमेटिड दोनों ध्रुवों की ओर, क्रोमेटिड दोनों
विपरीत ध्रुव की ओर इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों विपरीत ध्रुव की ओर, विपरीत ध्रुव की ओर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिगर में कि ये जो स्पिंडल फाइबर बनाने से क्रोमोजोम जो ये सेंट्रोमियर जो गायब हो, ये देखिए ये है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो गायब हो गया था पहले, ये सेंट्रोसोम उपस्थित हो गया। ठीक है, तो सेंट्रोसोम पुनः उपस्थित हो जाते हैं। और यहाँ देखिए केंद्रक झिल्ली फिर से आ जाते हैं। माने केंद्रक झिल्ली पहले गायब हो गया था किसमें, प्रोफेज में, तो यहाँ पे क्या हुआ, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एक न्यूक्लियोलस भी होते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक गोल जैसा रचना होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस भी फिर से उपस्थित हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस उसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो धुआं ना ठीक उसका उल्टा। तो जहां पर अच्छा उसके बाद वहां पे जो है डिहाइड्रेशन का काम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रीहाइड्रेशन होने लगते हैं। रीहाइड्रेशन करने का मतलब इसमें जल योजन होने लगते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का जल जो है इसके अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं, वहाँ पे क्या हुआ था, डिहाइड्रेशन, यहाँ पे होगा रीहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन होने लग जाते हैं। तो रीहाइड्रेशन की क्रिया यहाँ पे होने लग जाते हैं और यहाँ पे रीहाइड्रेट हो जाते हैं, इसमें जल उपस्थित हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो हम लोग देख रहे हैं वो सारा क्या हो रहा है, तो प्रोफेज का उल्टा हो रहा है, जिसमें कि सारे घटनाएं होते हैं और इसमें दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये जो केंद्रक बना है इसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। डॉटर न्यूक्लियस अर्थात न्यूक्लियस किस फेज में, माइटोसिस के किस फेज में दो डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाते हैं। तो लिखेंगे टेलोफेज की अवस्था में ही दो डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ देखिए ये डॉटर न्यूक्लियाई है, पुत्री केंद्रक है, ये पुत्री केंद्रक बन गए दो। लेकिन अभी तक साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन डिवाइड होना शुरू हो गया। तो अब ये आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो ये जाएगा साइटोकाइनेसिस में जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि कैरियोकाइनेसिस यहाँ तक आपका खत्म हो गया, यानी एनाफेज में टेलोफेज में आकर के ये कैरियोकाइनेसिस की क्रिया एंड हो जाता है। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस की क्रिया में दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं। अब ये दो पुत्री केंद्रक तो बन गए, परंतु इसका साइटोप्लाज्म का विभाजन अभी नहीं हुआ है, जो कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस, यहाँ देखिए डायग्राम देखिए, साइटोकाइनेसिस ये आपका सेल डिवीजन का ए माइटोसिस और माइटोसिस का कंप्लीट क्लास है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझने का कोशिश करिए। साइटोकाइनेसिस देखिए, यहाँ एनिमल के अंदर कुछ अलग प्रकार के हो रहे हैं और प्लांट के अंदर कुछ अलग प्रकार के हो रहे हैं। चूँकि देखिए माइटोसिस सेल डिवीजन प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, वहाँ भी ग्रोथ की आवश्यकता होती है, सेल रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, घाव भरने की आवश्यकता होती है, एनिमल में भी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एनाफेज के बाद, ये टेलोफेज के बाद तुरंत जो है साइटोकाइनेसिस अवस्था में घुस जाएंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि टेलोफेज अवस्था के बाद सेल के साइटोप्लाज्म दो भागों में बंट जाते हैं और दो पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं, उसी को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब ये साइटोकाइनेसिस अगर एनिमल सेल के अंदर होता है तो देखिए यहाँ पे एक क्लीवेज का निर्माण हो रहा है। तो ये क्लीवेज जो होता है वो क्या होता है, दोनों पुत्री केंद्रक के बीच का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म के दोनों छोर में एक कर्व डेवलप्ड हो जाते हैं और ये जो कर्व डेवलप्ड होते हैं इसको ग्रूव कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं या फोरो कहते हैं। ये फोरो के द्वारा ये धंसने लगते हैं।
और ये धंसने के बाद एक दूसरे से सट जाते हैं। जब धंसते धंसते एक दूसरे से सट जाते हैं, ठीक है, तब जाकर के ये दो पुत्री कोशिका का निर्माण कर देते हैं, और जिससे कि साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बंट जाते हैं, और एक ये अलग पुत्री कोशिका बन जाते हैं, ये भी अलग पुत्री कोशिका बन जाते हैं। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम वही होता है जो एक मदर सेल में होते हैं। उसके बाद आता है प्लांट सेल में। तो देखिए एक प्लांट सेल का फिगर है, इसमें एनाफेज हुआ, ये टेलोफेज हुआ, सारे केंद्रक जो है सारे क्रोमेटिन जो है यहाँ पे आकर के जमा हो गया, और दो पुत्री केंद्रक का निर्माण यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस का हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक अलग रचना बनता है। ये गोल्जी काय का जो वेजाइकिल है, ये यहाँ पर एक रचना बनाता है जिसका नाम है सेल प्लेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम फ्रेगमोप्लास्ट भी है, फ्रेगमोप्लास्ट भी इसको बोलते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट सबसे पहले बीच में निर्मित होते हैं इस तरह से, और उसके बाद गोल्जी काय का वेजाइकिल जो है इसमें मदद करते हैं इसको बनाने में, और ये धीरे धीरे करके दोनों छोर के तरफ मूव करते हैं, यानी सेंटर से परिधि के तरफ, ठीक है, सरकमफेरेंस के तरफ ये मूव करते हैं, ग्रो करते हैं। और ये ग्रो करते करते एक समय ऐसा आता है कि ये मिडिल लेमेला बन जाते हैं, अर्थात जब दो सेल बनेंगे तो ये मिडिल लेमेला का काम करेगा, और ये इसको क्या करेगा, दो भागों में बांट देगा, और दो भागों में बंटने से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। यही प्लांट का दो डॉटर सेल है, प्लांट डॉटर सेल, ठीक है। दो सेल का निर्माण हो जाता है। इसको जो कहते हैं, इसको सेल प्लेट मेथड कहते हैं। प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस की क्रिया होता है उसको सेल प्लेट मेथड कहते हैं। इसका नाम है सेल प्लेट मेथड। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सेल प्लेट मेथड के द्वारा किस प्रकार के कोशिका विभाजन में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, सेल प्लेट मेथड। तो ये किसका है, ये है प्लांट सेल का मेथड, जो कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। और एनिमल सेल का जो साइटोकाइनेसिस का विभाजन होता है, इसको हम कहते हैं बाय ग्रूव मेथड। बाय फुरो मेथड भी बोल सकते हैं, या ग्रूव मेथड भी बोल सकते हैं। बाय फुरो या बाय ग्रूव, और बाय ग्रूव मेथड, या ग्रूव बनता है तो इसलिए इसको बाय ग्रूव मेथड भी कहते हैं, या फुरो विधि द्वारा या क्लीवेज विधि द्वारा इसको हम बोलते हैं कि ये जो है दो सेल का निर्माण करता है। तो इस तरह से आज हम लोग देखे हैं कि किस तरह से सेल जो है डिवाइड करता है माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, ठीक है। और इस तरह से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।